Hello everyone. As you know, basic problem in financing decision is to determine the optimum mix of debt and equity. So for that purpose, today we will study one more technique, that is EBIT EPS analysis. EBIT EPS analysis is popular technique of testing the effects of leverage analysis. This analysis involves the comparative study at different levels of earnings before interest and taxes of various alternative plans. An enterprise makes efforts to raise funds from different proposals. EBIT EPS एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डेब्ट कैपिटल के यूज़ का इफ़ेक्ट मेज़र कर सकते हैं। यदि हमने अपने फंड्स को डेब्ट कैपिटल की हेल्प से रेज़ किया है तो हम EBIT EPS एनालिसिस की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि उसका उपयोग हमारे लिए लाभकारी है या नहीं। क्या उसके उपयोग से हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है, जिसके लिए हम डिफरेंट लेवल्स पर EBIT की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और वेरियस अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स का यूज़ कर सकते हैं। एक एंटरप्राइज अपने फंड को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल का कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकती है। वो डेब्ट और इक्विटी दोनों को एक साथ यूज़ कर सकती है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकती है। इक्विटी, प्रेफरेंस और डेब्ट तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकती है, या इंडिविजुअली इक्विटी, इंडिविजुअली प्रेफरेंस शेयर या ओनली डेब्ट कैपिटल का भी यूज़ कर सकती है। लेकिन एंटरप्राइज उस कॉम्बिनेशन को अपने फंड रेज करने के लिए ऑप्ट करेगी जिससे अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम हो और हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस ना हो। Next, basic features of EBIT EPS analysis. First is, if the assets financed with the use of debt yield a return greater than the cost of capital, EPS increases without an increase in owner's equity. यदि डेब्ट कैपिटल का यूज़ ज़्यादा है, अधिक है, तो हमारे रिटर्न्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होंगे, जिससे अर्निंग पर शेयर हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ओनर्स इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। Second, companies with high level of the EBIT can make profitable use of the high degree of leverage to increase the EPS and ROI. ऐसी कंपनीज जिनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अधिक है, इट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिनका ज़्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट को सेल में से एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो प्रपोर्शन बचता है हम उसको EBIT कहते हैं। जितना ज़्यादा EBIT होगा, कंपनीज उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले सकती हैं। रिजल्टेंट हमारे अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अर्निंग पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। Next is, when the rate of return on total assets is less than the cost of debt, earning per share and return on equity would fall with the degree of leverage. जब टोटल एसेट्स पर मिलने वाला रिटर्न हमारा कम है कंपैरेटिव टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, इट मीन्स हमारा अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो जाएगा। Next is, if the company increases its debt beyond a point, the EPS will continue to rise but the value of share will fall. यदि हम कंपनी में डेब्ट कैपिटल का यूज़ कंटिन्यूस करते रहते हैं तो हमारी अर्निंग पर शेयर तो बढ़ती है, लेकिन हमारे शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि डेब्ट कैपिटल का एक पॉइंट तक यूज़ करना तो कंपनी के लिए हितकारी होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर हम डेब्ट कैपिटल को कंटिन्यूटी में यूज़ करते रहें तो हमारी अर्निंग पर शेयर तो इंक्रीज होगी, लेकिन हमारी कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज, EPS फ्लक्चुएट्स विद द फ्लक्चुएशंस ऑफ सेल्स। EPS हमारी सेल के अकॉर्डिंग ही फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालने के लिए हम अर्निंग पर शेयर और सेल्स में होने वाले चेंज के बीच में रिलेशन को चेक करते हैं। हमारा जो रिलेशन आता है वही रिलेशन हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कहलाता है। नाउ
formulas for the calculation of earning per share in different alternatives. पहला अल्टरनेटिव है कि अगर कंपनी ने 100% इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं फाइनेंस्ड विथ 100% इक्विटी शेयर्स, हम अर्निंग पर शेयर के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सेकेंड, फॉर एम्प्लॉइंग बोथ डेप्ट एंड इक्विटी इन ए कंपनी ने दोनों ही सोर्सेज यूज़ करे हैं, डेप्ट कैपिटल भी और इक्विटी कैपिटल भी. उस सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस आई मीन्स इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल इंटू 1 माइनस टी टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. एंड लास्ट वन, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करा है डेप्ट प्रेफरेंस एंड इक्विटी, ईपीएस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट. फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी कंपनी की ईबीआईटी हमारे फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस के इक्वल हो जाए. फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इन सेंस payment in the form of the interest to debenture holders and payment of the dividend to the preference shareholders. इन दोनों का टोटल अगर हमारे ईबीआईटी के टोटल के इक्वलेंट है, इट मीन्स हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है और वो पॉइंट हमारा फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट कहलाएगा. दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी विच इज़ इक्वल टू फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स break-even point, financial break-even point equal to I interest on debentures plus preference dividend upon 1 minus T, that is tax rate. Next, see one problem. The balance sheet of a company is as under. हमारे पास बैलेंस शीट दी है. इक्विटी शेयर कैपिटल 10%, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग, करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. दोनों का टोटल हमारा एसेट्स लाइबिलिटीज़ 2 लाख है. हमसे नीचे कह रहा है द कंपनीज टोटल एसेट्स टर्न ओवर इज 3 टाइम्स, इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1 लाख एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, टैक्स रेट इज 50%. Calculate all 3 types of leverages and determine the likely level of EBIT if EPS is 1, 3 and 0. तो हमको तीनों लीवरेज निकालने के लिए फर्स्टली प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट चाहिए, जिसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है टोटल एसेट्स टर्नओवर दैट इज़ 3 टाइम्स. हमारे पास सेल गिवन नहीं है, इसलिए हम टोटल एसेट्स टर्नओवर की हेल्प से सेल को फाइंड आउट कर लेंगे. हमारा फॉर्मूला होता है सेल अपॉन टोटल एसेट्स. हमने फॉर्मूला यूज़ करा. टोटल एसेट्स हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख, तो सेल्स इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मीन्स 6 लाख. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाइए. सेल्स 6 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000, हमको क्वेश्चन में दे रहा था 40% ऑफ सेल्स, माइनस करेंगे हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 3,60,000. नाउ माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज़ 1 लाख, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज़ 1 लाख, माइनस करेंगे हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगा 2,60,000. नाउ माइनस आई, हमारे पास बैलेंस शीट में दे रहा था 10% डिबेंचर्स 80,000 दैट मीन्स 8,000. इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आया दैट अमाउंट इज़ नोन एज अ ईबीआईटी. अब हम तीनों लीवरेज निकाल सकते हैं. हमारे पास सी भी है, ईबीआईटी भी है और ईबीटी भी है. नाउ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी. सी इज़ 3,60,000 अपॉन 2,60,000. हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा 1.385. नाउ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. ईबीआईटी हमारे पास है 2,60,000 और ईबीटी हमारा आया था 2,52,000. सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 1.032. लास्ट वन कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज. हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट करी और कंबाइंड लीवरेज फाइंड आउट कर लिया 1.43.
नेक्स्ट हमको बता रहा था कि हमको EBIT के वो लेवल्स फाइंड आउट करने हैं जब हमारे पास EPS 1 रुपये हो, 3 रुपये हो और 0 रुपये हो। पहली कंडीशन, जब EPS हमारी 1 रुपये के बराबर हो, उस सिचुएशन में EBIT कितनी होगी। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में डेब्ट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन है, इसलिए EPS निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वैल्यूज पुट कर दीजिए, EPS इक्वल टू 1, EBIT माइनस आई हमारे पास दे रहा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 8,000, टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है 0.50 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6,000। सॉल्व कर लीजिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी EBIT आ जाएगी 20,000 रुपीज़। सेकेंड सिचुएशन, जब EPS हमारी 3 रुपये के इक्वलेंट हो। अगेन हमारे कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल हमारी अर्निंग पर शेयर 1 रुपये से इंक्रीज होकर 3 रुपीज़ हो गई है। हम सेम फॉर्म यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे। EPS रिप्लेस बाय 3, नाउ EBIT इक्वल टू 44,000। एंड थर्ड सिचुएशन, अब EPS हमारी 0 के इक्वलेंट है और डेब्ट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगेन फॉर्मूला हमारा रिमेन सेम रहेगा, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बट EPS रिप्लेस बाय 0 और EBIT हमारी कितनी आ जाएगी 8,000। तो हमारा कंक्लूज़न है कि EBIT अगर हमारी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे अर्निंग पर शेयर पर होता है। अगर हमारी EBIT इंक्रीज़ हो जाए तो हमारी अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर हमारी EBIT डिक्रीज़ हो जाए तो हमारा अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज़ हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।